बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपकी बायो की क्लास में। कौन सा चैप्टर है जी? चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेजर इफ़ेक्ट्स बताए थे स्मोकिंग के, फिज़िकल भी और सोशल भी। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन आ गया जी, गॉड ब्लेस स्नीज एंड टीयर कमेंट। तो जब भी कोई छींकता है या जब भी कोई आप कहें कि भी रोता है, तो हम उसको साइंटिफिकली अच्छा क्यों मानते हैं? आपने नोटिस किया कि एकदम से आपकी आंख में अगर कुछ गिर जाए तो एकदम आपकी आंख में ढेर सारा पानी आ जाता है, हम कहते हैं कि रोना आ जाता है हमें। इसी तरह एकदम से हमारी नोज़ अगर इरिटेट हो, हम बहुत ज़ोर से छींकते हैं। तो इन दोनों का क्या फ़ायदा? इन दोनों का ये फ़ायदा बेटा, ये भी एक तरह का हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है। एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है बेटा, इसको याद रखना। तो किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है ये डिस्कस करें। इस तरह से देखिए कि जब भी आपकी आंखों के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, आपकी आंखों में लार्ज नंबर ऑफ टीयर प्रोड्यूस होते हैं, और टीयर में होता है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एक ऐसा एंजाइम है बेटा जो क्या करता है, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई भी जो चीज़ है, उसकी आउटर वॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और जब वो उस आउटर वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजन है, वो आसानी से डाई आउट हो जाता है। तो इस करके टीयर्स आर गुड फॉर अस। इसी तरह जो हमारी नाक की जो छींक होती है, उसकी स्पीड बेटा 165 किलोमीटर पर आवर है। बोलते हैं कि आज तक कोई भी आंखें खोल के अपनी छींक नहीं रोक पाया। आप भी ट्राई करना। अगर आपको छींक आ रही हो ज़ोर से, आपने आंखें खुली रखनी और आप छींक मारना, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ये छींक बाहर आती है। और ये हमारा इम्यून का रिस्पॉन्स क्यों है कि अगर कोई भी फॉरेन चीज़ हमारी नाक के अंदर एंट्री करने की कोशिश करती है तो हमें एकदम से छींक आती है। एक तरह का हमारा रिफ्लेक्स है, इम्यून रिफ्लेक्स है। आपको पता ना, मैंने रिफ्लेक्स एक्शन आपको करवाया था, तो जिसमें मोटर नर्व और सेंसरी नर्व यूज़ होती हैं। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स है। तो एकदम जो भी चीज़ आई है उसको बाहर निकालने की हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है, या कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया तो वो निकल पाए। आइए पढ़ें। स्नीजिंग जो होता है एक इनकॉन्शियस एक्शन है। इनकॉन्शियस एक्शन का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ताकि हमारी बॉडी में से मतलब वो माइक्रोब्स को एलिमिनेट कर सके जो हमारे नाक के पैसेज में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। जो ब्लास्ट ऑफ एयर हम अपनी छींक के साथ बाहर की तरफ फेंकते हैं, उसकी स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर होती है। और इसको रोका भी जाना चाहिए, इसको कभी नहीं रोकना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो सारे का सारा इन्फेक्शन आपकी नाक में ही रह जाएगा। और फाइनली ये इन्फेक्शन आपके मिडल ईयर तक पहुंच जाएगा, और मिडल ईयर से आपके ब्रेन में भी जा सकता है। तो जब भी छींक आए, आपने छींक नहीं रोकनी, अच्छे से छींक मारनी। हाँ, अपने हाथ ज़रूर आगे रखना ताकि दूसरे तक ही आपके इन्फेक्शन ना पहुँचे। तो आपने ज़ोर से छींक मारनी ताकि सारे का सारा वेस्ट बाहर आ जाए। और कहते हैं कि छींक को रोकना नहीं चाहिए, अपनी नाक को बंद नहीं करना चाहिए। कभी कभी ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि इतना फोर्स जो है वो हमारे ब्रेन तक जाने की पावर भी रखता है। तो गॉड ब्लेस स्नीज एंड टीयर, क्योंकि इन दोनों से इन्फेक्शन हम तक नहीं आता, हम वहीं के वहीं वापस हो जाता है। अब गॉड ब्लेस टीयर में, टीयर सिक्रीटेड होते हैं टीयर ग्लैंड से। टीयर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जो हमारी कॉर्निया को मॉइस्ट रखते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टीयर के पास एक लाइजोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है और उसकी बैक्टीरियल वॉल्स को डिस्ट्रॉय करता है। हर बार आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस जब से आया है, ये क्यों कहा जाता है कि आप अपने हाथ अच्छे से धोइए, आप अपने हाथ अच्छे से धोइए। हाथ अच्छे से धोने के पीछे क्या रीज़न है? हाथ अच्छे से धोने के पीछे सिर्फ बेटा एक और एक ही रीज़न है कि जब आप हाथ धोते हो, आप सोप का यूज़ करते हो, तो सोप जो लिपिड लेयर है, जो प्रोटीन की लेयर है इस वायरस की, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
जब लेयर ही नहीं रही तो बेटा वायरस सर्वाइव कैसे करेगा। सो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स का बेसिक एक्शन क्या होता है किसी वायरस को या बैक्टीरिया को किल करने में। तो इनका बेसिक एक्शन होता है बेटा सिंपल, इन्होंने क्या करना है, आउटर वॉल को डिस्ट्रॉय कर देना है। तो जब ये उसकी आउटर वॉल, बैक्टीरिया या वायरस की आउटर वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया आउटर एनवायरनमेंट को विथस्टैंड नहीं कर पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर हम ज़ोर से छीकेंगे वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ताकि हमारा नेज़ल पैसेज बिल्कुल क्लियर हो। ये हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है। 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हमारी छींक निकलती है। छींक को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको रोकेंगे तो वही इन्फेक्शन और पीछे तक चला जाएगा, हमारे कानों तक और ब्रेन तक भी जा सकता है। टीयर में टीयर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और टीयर में क्या होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है बेटा, बैक्टीरियल वॉल्स को ब्रेक कर देना और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब आ गया जी 3 क्लासेस बताओ वैक्सीन की। वैक्सीन की 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो देखो जी, एक है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, एक है सेकंड जनरेशन वैक्सीन, एक है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और इनकी कोई यूनिफॉर्म क्वांटिटी में नहीं हम ले सकते। किसी पेशेंट को ज़्यादा देनी पड़ेगी, किसी पेशेंट को कम देनी पड़ेगी। फिर आती है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के साथ बनाई जाती हैं, और इसमें डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मैं आपको छोटा सा बताऊं डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में होता क्या, आइए दिखाएं आपको। मैं आज आपको डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये है जेनेटिक्स, जब हम करेंगे ना वो बायोटेक्नोलॉजी उसमें आएगा। सपोज मेरे पास एक डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह का मेरा डीएनए, और मेरे पास एक डीएनए प्रोब है। डीएनए प्रोब होता है बेटा जो 10 बेस पेयर से बनता है डीएनए के, इतना सा। और इस डीएनए प्रोब को हमने कैसे इन्वेंट करा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने इस प्रोब को जनरेट किया। अब हमने यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट लगाना है इस डीएनए में। ये हमारा होस्ट डीएनए है, और ये हमारा है फॉरेन डीएनए। और ये फॉरेन डीएनए हमने ही बनाया है। इस डीएनए में कई ऐसी क्वालिटी हैं, तो अगर वो होस्ट डीएनए में हम डाल दें तो उस डीएनए में वो क्वालिटी वाले कैरेक्टर आने लग जाएंगे, और कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तो क्या होता है, होस्ट डीएनए का इतना पार्ट बेटा काट लिया जाता है। डोंट वरी, आपको सब सिखाऊंगा। जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें आपको एंजाइम्स भी करवाएंगे, हर चीज़ करवाएंगे। तो होस्ट डीएनए का इतना इतना पार्ट आपने कट कर लेना है, और जब ये पार्ट कट होगा, और इसको काटने के लिए भी बेटा अलग अलग एंजाइम है, जोड़ने के लिए भी अलग अलग एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग अलग एंजाइम है, जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट होते हैं। इसीलिए इसको बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो जिनकी मदद से हम लोगों ने इनको काटना है डीएनए को, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। ये 2 तरह के एंजाइम होते हैं। इन दोनों एंजाइम की मदद से हमने यहाँ पे कट लगा के इस फॉरेन पार्ट को बाहर निकाल लेना, सॉरी होस्ट पार्ट को बाहर निकाल लेना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाएंगे, पर्टिकुलर मार्कर की मदद से हम ये वाला डीएनए बाहर निकाल लेंगे होस्ट में से। अब डीएनए हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। बस फॉरेन डीएनए हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अब जब यहाँ पे फॉरेन डीएनए आके चिपके लगेगा,
तो उसको चिपकाने के लिए भी हमारे पास एंजाइम है, उसका नाम होता है बेटा लाइगेज। लाइगेज एंजाइम है जो दोनों साइड से इस फॉरेन डीएनए को इसमें चिपका देगा। तो जब वो चिपक जाएगा तो आपको कौन सा मिल गया डीएनए? अब इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम बना रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्यों है? इसके पास होस्ट डीएनए भी है और इसके पास एक छोटा पार्ट फॉरेन डीएनए का भी है। अब समझ आने लग गया आपको? सो इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इस तरह से डीएनए बनाते हैं और यहाँ से हमें आपको सेकंड जनरेशन की वैक्सीन मिलती है। सो इसका नाम क्या है जी? ये भी लिख लेते हैं, आपको एज इट इज पेज भेज दूंगा, अपनी कॉपी में बना लेना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो आइए पढ़े, अब आपको समझ आएगा जो मैंने बताया और अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एग्जांपल है जी, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो वैक्सीन है, निमोनिया की जो वैक्सीन है, हर्पिस वायरस की जो वैक्सीन है, वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती है, ऐसे ही बनती हैं। अब हम पहुंच गए जी थर्ड जनरेशन वैक्सीन पे। ये बहुत ही ज़्यादा प्योर वैक्सीन होती हैं। एग्जाम्पल है बेटा डीपीटी, ल्यूकीमिया वायरस के लिए भी वैक्सीन होती है, मलेरिया के अगेंस्ट भी वैक्सीन होती है, हर्पिस और हेपेटाइटिस सी। एक्चुअल में ना जो लिवर होता है ना, उसके जो इन्फेक्शन है वो उसके ग्रेड हैं। पहला ग्रेड होता है हेपेटाइटिस ए, उससे बिगड़ा हुआ स्टेज होता है हेपेटाइटिस बी, और सबसे खतरनाक स्टेज होती है जिसको काला पीलिया भी बोलते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, और ब्लैक जॉन्डिस भी बोलते हैं, उसको हेपेटाइटिस सी में रखा गया। तो इन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपकी वैक्सीन्स बनती हैं उनको थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वैक्सीन्स यूजली एनिमल्स के ब्लड में से ली जाती हैं। हॉर्स के ब्लड में से बहुत सारी वैक्सीन्स निकलती हैं जिसको हम ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन है जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं? एक तो जी आप बैलेंस डाइट खाइए, अपनी पर्सनल हाइजीन रखिए, अपने आसपास अपने पूरी सफाई रखिए, नहाइए, अपने अंडरग्राउंड गारमेंट चेंज कीजिए, और देखिए आपके घर में झाड़ू प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा, कहीं पे पानी तो नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि डेंगू भी शुरू होने वाला है, हो गया, बारिशें पड़ गई हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती है, जो वेरियस ऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी में आ गए हैं उनको किल कर देती हैं। ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या चक्कर है बेटा? जब भी आप कोई खाना खाते हो, स्पाइसी खाओ या कोई भी अनहेल्दी फूड जिसको बोल देते हैं खा लें, तो क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है ना, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है वो हमारी बॉडी में, और वो फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं बेटा। इन्हीं फ्री रेडिकल से कैंसर से लेके अल्सर से लेके बहुत बीमारियां होती हैं। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो ये फ्री रेडिकल्स सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स अच्छे से खाइए। फिर उसके बाद आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए बीमारियों के बारे में और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। अगर हमें अलग अलग बीमारियों के बारे में नॉलेज है, अगर हमें प्रिवेंटिव मेजर पता है, तो हम उनसे बच सकते हैं। आज हम सब अपने घरों में बंद हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, और स्कूल सेक्टर तो सबसे एंड में है बेटा, अभी तक नहीं खुल रहा, कॉलेज भी नहीं खुल रहे, ठीक है। तो चल रही है बात कि अगस्त या सितंबर में कॉलेज खुल जाएंगे, स्कूल भी खुल जाएंगे। तो आपको क्या बार बार कहा जा रहा है, आपको क्या सिखाया गया इतने महीने में जब से कोरोना है? आपको सिखाया गया उससे कैसे बचा जाए। हाथ धोने अच्छे से, 20 सेकंड्स तक हाथ धोने। और फॉरेन में तो एक नया लॉजिक आया था कि जब आपने हाथ धोना है तो आपने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना। जब आपका हाथ धोते धोते हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ख़त्म हो गया, यानी आपके हाथ क्लीन हो गए, क्योंकि जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है वो 20 to 30 सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है।
तो आपने गाना गुनगुनाते रहना, ऐसे हाथ धोना, वो प्रॉपर हाथ धुलते हैं। एक्चुअल में अभी भी हम 10 से 15 सेकंड में ही हाथ धो लेते हैं अपने, 5 में ही। दूसरी बात आपको बताई गई, आपको अपनी आँखों को नहीं छेड़ना, आपको अपनी नाक को नहीं हाथ लगाना, माउथ को नहीं लगाना, क्योंकि बिना हाथ धोए, क्योंकि ये इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा। तीसरा, मास्क यूज़ करने के लिए आपको बोला है। तो आपने अवेयरनेस फैला दी, तो अवेयरनेस आने से कितने हम सब लोग बचे बैठे हैं कोरोना से। नहीं तो ये तो इतना डेडली वायरस है कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को हो जाता। पर क्योंकि आपको टेलीफोन के थ्रू भी बताया गया, टीवी के थ्रू भी बताया गया, लाउड स्पीकर्स के थ्रू भी बताया गया, न्यूज़ के चैनल्स के थ्रू भी बताया गया, न्यूज़पेपर के थ्रू भी बार बार बताया गया, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज़ें फिट हो गई हैं कि जब भी घर से निकलेंगे मास्क पहनेंगे, जब भी घर आएंगे हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, गंदे हाथ नाक को नहीं लगाएंगे, आँखों को नहीं लगाएंगे, माउथ को नहीं लगाएंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बचेंगे, क्योंकि बेटा कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो अभी तक नहीं आ रही। तो वी हैव टू लिव विद इट, इट्स अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का मतलब होता है हमें इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये बातें, तो अगर अवेयरनेस ही बीमारी के बारे में हमें हो जाए तो भी हमारी हेल्थ बहुत एक्टिव रहती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि इस बीमारी से हम कैसे बच के रह सकते हैं। फिर वैक्सीन टाइम पे लेना, बच्चों को BCG की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, TB की वैक्सीन बाय बर्थ दे दी जाती है। तो बर्थ के बाद वाले समय में देनी शुरू कर देते हैं। तो जब वो 2 साल के होते हैं, 1 साल पे कुछ वैक्सीन लगती हैं, 2 साल पे लगती हैं, 3 साल पे लगती हैं। नर्सिस का कम्युनिटी प्रोग्राम रन करता है हॉस्पिटल, और उस कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू नर्सिस घर घर जाके छोटे छोटे बच्चों को ये वैक्सीन्स देती हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं वो प्रॉपरली डिस्पोज हो और कवर्ड हो सारे सैनिटेशन। वेक्टर्स को कंट्रोल करना, जैसे सिंपल सी बात है, डेंगू फैलाने वाला, मलेरिया फैलाने वाला एनोफ्लीज मॉस्किटो ही होता है। अगर इस वेक्टर को हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये भी कम हो जाता है। तो आजकल लोग कभी भी पानी नहीं खड़ा होने देते हैं हम ध्यान रखते हैं कि हम पूरे पूरे कपड़े पहने, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड, बहुत साफ़ खाना खाना और वाटर भी साफ़ पीना, ये सभी के सभी पॉइंट हैं जिससे आप अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हो। वैसे तो बाहर का कहते हैं नहीं खाना चाहिए, पर अगर आप खा ही रहे हो, आपको शौक़ है, तो आपको जो भी खाना आपके घर डिलीवर होता है या जो भी आप लेके आते हो, आप उसको ना माइक्रोवेव कर दो। अगर आप उसको 1 मिनट के लिए या 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर देते हैं तो सारे माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। बस याद रखना, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मिलती है माइक्रोब से, सेकंड जनरेशन मिलती है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, और थर्ड जनरेशन आपको बहुत प्योरीफाइड है, ये हमें एनिमल से मिलती हैं। सो स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ।